हेलो टू एवरीवन। होप आज सभी लोगों का अच्छा एग्जाम गया होगा आईआईटी जेम फिजिक्स का। आज मेरे पास जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो 15 से ज़्यादा हैं जिनके आज हम सॉल्यूशंस करेंगे। हो सकता है कि डाटा जो है इनकम्प्लीट हो तो इसकी वजह से आंसर्स में मिस्टेक हो सकती है, उसको आप यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। हो सके तो कमेंट बॉक्स में इसका जो है आप मुझे रेक्टिफाई करके आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और ये बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स से पता चला है कि जो 2020 का क्वेश्चन पेपर था उससे ये वाला क्वेश्चन पेपर टफ आया था, जिसके अंदर मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस ज़्यादा टफ थे, ठीक है। तो यहाँ पर कट ऑफ ऑब्वियसली कम जाएगी अगर ऐसा कुछ है तो। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये है हार्मोनिक ऑस्किलेटर से बेस्ड क्वांटम में। तो कोई 3D आइसोट्रोपिक क्वांटम हार्मोनिक ऑस्किलेटर हमारे पास में गिवन है, ठीक है। क्वांटम हार्मोनिक ऑस्किलेटर हमारे पास में गिवन है और 20 स्पिन हाफ पार्टिकल्स को जो है इसके अंदर अरेंज किया गया है। तो पूछा गया कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है इसका क्या होगी। सो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 20 स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं, तो स्पिन इनका हाफ है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अकॉर्डिंग टू पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक स्टेट में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं फिल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम अकोमोडेशन जो है पार्टिकल्स का इन वन स्टेट, or you say that one level, it is maximum number of particles occupied in a state, it is equal to 2s plus 1, that means 2 into half plus 1, that means maximum are 2, ठीक है। तो 2 यहां पर आप फिल कर सकते हैं। अब 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर है, ठीक है। तो डीजनरेसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है यहां पर, जिसमें डीजनरेसी का डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है वो है n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब आप एक स्टेट में 2 पार्टिकल्स मैक्सिमम फिल कर सकते हैं तो हमें ये चाहिए कि 20 पार्टिकल्स को फिल करने के लिए हमारे पास में 10 लेवल्स होना जरूरी है। 10 लेवल्स हमारे पास में किसी तरीके से होने चाहिए ताकि आप 2 पार्टिकल्स फिल करते करते 20 पार्टिकल्स फिल करें और तब आप ग्राउंड स्टेट एनर्जी यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो डीजनरेट लेवल्स भी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं इस केस में, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्राउंड स्टेट की, यानी कि n=0। यहाँ पर पुट करें तो d की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 0 + 1, ठीक है। तो 1 आ जाएगा, इनटू में ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। इट इज़ नॉन डीजनरेट, ठीक है। एनर्जी क्या होगी इसकी? एनर्जी यहाँ पर देखिए, एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर होगा nx + ny प्लस में 3/2 और h⁻⁴। जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 h⁻⁴। So this is the lowest energy which is occupied by this electron, ठीक है। तो 3/2 h⁻⁴ is the energy of the ground state, ठीक है, in case of 3 dimensional quantum harmonic oscillator। नेक्स्ट हम बात करते हैं n=1। तो यहाँ पर जो डीजनरेसी होगी वो हो जाएगी यहाँ पर 2 × यहाँ पर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 3। सो यहाँ पर डीजनरेट लेवल्स कितने हैं? 3 है। हर एक की जो एनर्जी है वो कितनी है यहाँ पर? अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं n=1 तो हमारे पास में आ जाएगा 1 + 3/2, दैट मीन्स 5/2 h⁻⁴, ठीक है। और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल करेंगे? ऑब्वियसली 3 लेवल्स हैं और एक लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर आप 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे और ग्राउंड स्टेट वाले में आप 2 फिल कर सकते हैं। हम कितने बच गए? अब हमारे पास में बचते हैं 6 और 2 8, तो 12 और बचते हैं हमारे पास में, ठीक है। 12 और बचते हैं। तो n=2 के करस्पॉन्डिंग देखिए, दैट मीन्स ग्राउंड फर्स्ट सेकंड एक्साइटेड स्टेट जो है इसकी डीजनरेसी देखिए यहाँ पर। तो डीजनरेसी हो जाएगा 2 + 1 = 3, 2 + 2 = 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 6। तो यहाँ पर 6 डीजनरेट लेवल्स लाई करने लग रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 6 × 2 दैट मीन्स 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल किए जाएंगे। और हर एक लेवल की जो एनर्जी होगी n= अगर हम 2 पुट करें यहाँ पर तो आ जाएगा 7/2 h⁻⁴, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमारे पास में आ जाती है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज 2 × 3/2 h⁻⁴, प्लस में यहाँ पर 6 हैं तो 6 × 5/2 h⁻⁴, एंड प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 12 है तो 12 इलेक्ट्रॉन्स और हर एक लेवल का जो एनर्जी है वो है 7/2 h⁻⁴, ठीक है। दैट मीन्स हर एक इलेक्ट्रॉन का जो है एनर्जी कितनी है? ग्राउंड स्टेट एनर्जी 7/2 h⁻⁴। तो यहाँ पर आ जाएगा, कैंसिल होगा यहाँ पर, ठीक है। सो 3 + 15 + 42, ठीक है, इतना h⁻⁴। दैट मीन्स 60 h⁻⁴ इज द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है ये हमारे पास में हाइड्रोस्टैटिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स से बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें मैं क्या गिवन था कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करने लग रहा है इनसाइड द वाटर, सच दैट
कि वो 75% उसका जो वॉल्यूम है वो सबमर्ज्ड है, ठीक है। दैट मीन्स ये हमारे पास में वाटर है, ठीक है, दिस इज वाटर एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है इट इज 75% सबमर्ज्ड इन द वाटर। दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दिस इज इक्वल टू 75% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फ्लोट होने की क्या कंडीशन होती है? फ्लोट होने की कंडीशन होती है कि जो वेट इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा होगा दिस इज सेम एज ऑफ द बुआइंट फोर्स, दैट इज एट इक्विलिब्रियम W इज इक्वल टू FB। यू हैव टू फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा FB इज इक्वल टू W, बुआइंट फोर्स दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा यहां पर रो VG होता है इसका फॉर्मूला, तो रो W VW, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इनटू G, दिस इज इक्वल टू रो VG। ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम एंड इनटू में G, ठीक है। तो यहां पर G से G तो कैंसिल हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें फाइंड आउट करना है, तो यहां से आ जाएगा रो W VW डिवाइडेड बाई V नोट, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा रो W, ये होता है 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब, ऐसा आपने पढ़ा होगा। डेंसिटी वाटर का कितना होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ द वाटर इट इज 75% ऑफ द V नॉट, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 750 इज द आंसर, 750 इज द आंसर, इट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है y dy बाई dx प्लस में 3x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में एक फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। ऑब्वियसली वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं यहाँ पे, तो सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इनिशियल कंडीशन गिवन है कि x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू जो है ना वो 0 है। तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी सॉल्यूशन की वो किस टाइप की होगी? दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां से कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहां जाएगा y dy दिस इज इक्वल टू माइनस 3x dx हो जाएगा। अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो यहां से आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2 दिस इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 और प्लस में c। अगर x इज इक्वल टू 1 पर y अगर 0 है दैट मीन्स यहां से आ जाएगा 0 दिस इज इक्वल टू माइनस 3/2 दिस इज इक्वल टू प्लस 3/2 हो जाएगा ना इधर आकर के, तो c की वैल्यू आ रही है 3/2। तो यहां से आ जाएगा सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया y स्क्वायर बाई 2 दिस इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 और प्लस में यहां से आ जाएगा 3/2 और यहां से आ जाएगा हमारे पास में y स्क्वायर और प्लस में 3x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा y स्क्वायर बाई 3 प्लस में x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पर ये हो जाएगा √3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है वो किसकी है? इलिप्स की है, तो हमारे पास में इलिप्स आ जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास में क्या गिवन है, ये हमारे पास में है कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है जिसकी रेडियस हमें गिवन है a है, ठीक है। दिस इज करंट कैरिंग सर्कुलर वायर और हमारे पास में 2 पॉइंट्स गिवन है। एक पॉइंट जो सेंटर से दूरी है इसकी a/3 और एक पॉइंट जिसकी कितनी दूरी है सेंटर से 9a, तो ये आउटसाइड आ जाएगा, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस वो कितना है 9a है। तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एंड एट पॉइंट Q, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। सो देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट एक्सप्रेशन तो मुझे भी याद नहीं है, पर मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बात करूँ इनसाइड तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और आउटसाइड जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के, ठीक है। तो इनसाइड जो पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर P। तो पॉइंट P के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विच इज a/3 हियर, और मैग्नेटिक फील्ड intensity at point Q this is inversely proportional to 9a. Say this is equation number 1, this is equation number 2. You have to find out the ratio, so BP divided by BQ this is equal to a/3, ठीक है। और इंटू में कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 9a, सो यहाँ से आ जाएगा 3a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो a है ना a स्क्वायर, ये यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मैंने किया है, हो सकता है यहाँ पर कोई टर्म आती हो a की, ठीक है, या a स्क्वायर की, तो इसलिए वो a स्क्वायर इसको यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेगा। वैसे आंसर जो है वो 3:1 आने वाला है, ठीक है, क्योंकि रेशियो पूछा गया है ना, ठीक है। तो रेशियो से हमें मतलब है, तो 3:1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट एक्सप्रेशन तो मुझे भी याद नहीं है। देखिए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, इसमें प्रोडक्ट ऑफ 5 फ्रूट्स फाइंड आउट करना था, ठीक है। और जो इक्वेशन या पोलिनोमियल कहें वो हमारे पास में 6th ऑर्डर का था, तो z⁻6 माइनस में 3 z⁻4 माइनस का 16 दिस इज इक्वल टू 0 हमारे पास में गिवन था। हाँ, एक हमारे पास में रूट गिवन था कि एक रूट है 2,
तो प्रोडक्ट हमें बाकी अदर रूट्स का फाइंड आउट करना था। दैट मीन्स Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 डॉट Z4 डॉट Z5 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है, ये 6 के 6 रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा ना, डॉट Z6 और लगा लीजिए, इसकी वैल्यू होती है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, ये माइनस का 16 डिवाइडेड बाय जो हाईएस्ट ऑर्डर जो टर्म होती है ना, जैसे यहां पर Z टू द पावर 6 है तो इसके साथ कोफिशिएंट का लग रहा है, इसके साथ कोफिशिएंट है 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -16। अब क्योंकि एक वैल्यू हमारे पास में 2 गिवन है तो इससे कैंसिल होगा 8 पर, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी -8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन जो है डाटा इनसफिशिएंट है। इसमें कहा गया है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो हम डायग्राम बनाते हैं ना, वो किसके बीच में होता है? एनर्जी मोमेंटम के बीच में होता है, एनर्जी वेव वेक्टर के बीच में, एनर्जी डिस्टेंस के बीच में, किसके बीच में होता है डायग्राम? ठीक है, तो जैसे आप लेवल्स बनाते हैं ना इस टाइप से दिस इज वैलेंस बैंड, ठीक है, वैलेंस बैंड होता है ना सबसे लोवेस्ट में, और फिर उसके बाद कंडक्शन बैंड होता है, एंड दिस इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, जो वेरी करता है इंसुलेटर और कंडक्टर और सेमीकंडक्टर्स में। ऐसा आपने पढ़ा होगा बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स में, ठीक है, तो जहां पर कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, उसका एग्जांपल लेकर के आगे करवाता है सॉल्यूशन। ठीक है, किस तरीके से बैंड का फॉर्मेशन होता है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि वैसे तो बैंड्स जो है ना ओवरलैप कर रहे होते हैं, लेकिन एक ऐसा डिस्टेंस आता है ना R = R0, जिसको इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहने लग रहा है वो, जहां पर ये फॉरबिडन एनर्जी गैप इंट्रोड्यूस हो जाता है बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। द वैलेंस बैंड आर एक्चुअली कंप्लीटली फिल्ड और कंडक्शन बैंड जो है ये एम्प्टी होते हैं। ठीक है, कब की बात की मैंने? टेम्परेचर 0 केल्विन की बात की मैंने। तो यहां पर जो डिस्टेंस जो है ना, उसके साथ में ये एनर्जी जो है वो वेरी करने लग रही है, इसलिए ये जो डायग्राम होगा ना वो एनर्जी और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यानी कि R के बीच में होता है ग्राफ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7th क्वेश्चन जो है ये इजी था, हमें सिर्फ और सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें बतानी थी इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस गिवन थे, तो डायरेक्ट हमारे पास में ऑप्शन जो इसका अंदर हम चूज करेंगे वो हो जाएगा R डॉट माइनस में R और थीटा डॉट और इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू A रेडियल कंपोनेंट। ठीक है, ये हमारे पास में होता है। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या गिवन था कि फंक्शन हमें गिवन था f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर cos x, और हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना था। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा ये हमें बताना था इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए यहां पर टेलर सीरीज एक्सपेंशन अगर हम देखें तो e टू द पावर x का क्या होता है? ये होता है 1 प्लस में x बाई 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब x की बजाय cos x है, और cos x का क्या होता है? वो हमारे पास में होता है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहां पर हम पुट करते हैं, ठीक है, e टू द पावर cos x, तो कितना आ जाएगा? ये हमारे पास में जाएगा 1 प्लस में 1 बाई 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहां पर cos x आएगा और cos x का हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, और प्लस में एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स cos स्क्वायर x, तो उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, cos x का होल स्क्वायर, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि x का जो स्क्वायर होगा वो हमारे पास में आगे हायर ऑर्डर टर्म्स में हमें देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर देखने को मिल रहा है x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है हमारे पास में -1/2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स -1/2 इज द आंसर। ठीक है, +1/2 नहीं आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9th क्वेश्चन, ये थर्मल फिजिक्स में मीन फ्री पाथ से बेस्ड था, हर साल आता है। ठीक है, लगभग ये आजकल आने लग गया है, और इसमें हमारे पास में क्या गिवन था कि आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली n थे, बाद में n/2 हो गए हैं। ठीक है, वॉल्यूम शुरू में v1 था, बाद में v2 है। मीन फ्री पाथ इनिशियली अगर लैम्डा है तो बाद में 4 टाइम्स हो जाता है, यानी कि 4 लैम्डा हो जाता है। तो v1/v2 का रेशो जो है वो क्या होगा, ये हमारे पास पूछा गया है। तो मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n होता है। सिग्मा इज द डायमीटर ऑफ ईच मॉलिक्यूल, that means size of each molecule, and n is the number density, that means number of atoms per unit volume, that means v divided by capital N, इस पर ही डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब यहां पर इनिशियली तो यही है, वॉल्यूम बस v1 है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। फाइनली जो है ये लैम्डा हो जाता है 4 लैम्डा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू से v2 वॉल्यूम हो जाता है, डिवाइडेड बाय यहां नंबर ऑफ द एटम्स। ठीक है, वो कितने हो गए हैं? n/2, तो n डिवाइडेड बाय 2 से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाय n इंटू n डिवाइडेड बाय 2v2। ठीक है,
ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पर कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स V1:V2 दिस इज इक्वल टू 1:2। दिस इज द आंसर। देखिए 10th क्वेश्चन जो है ना, इसमें हमारे पास में क्या गिवन था, 3 XNOR गेट गिवन थे, ठीक है, 3 XNOR गेट। ये A है और इसको ग्राउंड किया गया था, ठीक है, दिस इज A। और यहाँ पर जो है ना फिर दोबारा से एक XNOR गेट इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, फिर दोबारा से यहाँ पर एक XNOR गेट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया और लास्ट में लिखा गया y। और y की वैल्यू हमें बतानी थी, 0 आएगी, a आएगी, a बार आएगी या 1 आएगी, ठीक है, ये हमारे पास में बताना था इसकी वैल्यू। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। XNOR गेट का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है a XOR b बार। तो इसकी वैल्यू आती है a b प्लस में a बार b बार, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो आउटपुट मिलती है, सपोज कीजिए वो अल्फा है, आगे जो है ये बीटा है और सपोज कीजिए वो गामा है। गामा की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अल्फा देखते हैं, ये तो 0 है, ग्राउंड है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इंटू 0 दैट मीन्स 0 प्लस में a बार और 0 का बार विच इज 1 दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू हो जाएगी a बार। तो यहां पर कितना है, a बार है और यहां पर a है, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, बीटा की वैल्यू हो जाएगी a बार, ठीक है, a बार प्लस में a बार और a बार बार, ठीक है, यहां से आया है तो यहां से आ जाएगा a बार प्लस में a बार a, और a बार तो होता है हमारे पास में 0 प्लस में ये भी हो जाएगा 0, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 0। अब ये वैल्यू कितनी है, 0 है, यहां से आने लग रहा है a, तो y की जो वैल्यू है इट इज सेम एज अल्फा, दैट मीन्स a बार इज द आंसर, ठीक है। देखिए 11th क्वेश्चन जो है ये हमारे पास में गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना था स्फेयर का। स्फेयर की जो रेडियस है वो कैपिटल R है, यहाँ कुछ डिस्टेंस सेंटर से हम मानते हैं R/2, ठीक है। सेंटर से ये जो एक्सिस पास कर रही है ये हमारे पास में सपोज कीजिए XY, ठीक है, सेंटर से, और ये जो पास करने लग रही है R/2 डिस्टेंस से ये है Z डैश। तो हमें फाइंड आउट करना था I Z डैश की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू I और यहाँ जाएगा XY, दैट मीन्स व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, एंड प्लस में व्हाट इज द मास ऑफ दिस स्फीयर, से इट इज कैपिटल M, एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस विच इज R/2 है, तो R/2 का होल स्क्वायर। सेंटर के अबाउट यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr², तो 2/5 mr² हो जाएगा प्लस में mr²/4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो mr² यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉमन, तो एलसीएम आने लग रहा है 20, 5 4 जो 20, ये हो जाएगा 8 प्लस में 4 5 जा, दैट मीन्स 13/20 mr² इज द आंसर। देखिए 12th क्वेश्चन जो है ये ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन से बेस्ड था, जिसमें एक लीनियरली पोलराइज्ड लाइट को क्वार्टर वेव प्लेट से पास किया जाता है, ठीक है, और हमारे पास में जो ऑब्टेन होता है वो है इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। तो हमारे पास में जो एंगल है ना किसके बीच में, फास्ट एक्सिस ऑफ दिस क्वार्टर वेव प्लेट एंड द इंसिडेंट लाइट, इनके बीच में एंगल हमसे पूछा गया था। ऑप्शंस जो हमारे पास में गिवन थे वो थे 30, ठीक है, 45 और 90 और 180 डिग्री, ये हमारे पास में गिवन थे, ठीक है। सो यहाँ पर आपको पता है इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट जो होती है ये हमें मिलती है जब एंगल जो होता है ना फास्ट एक्सिस और इंसिडेंट लाइट के बीच में होता है 0 से लेकर के 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 45 डिग्री नहीं होना चाहिए, फिर उस पर तो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी। तो 0 से 45 डिग्री के बीच में तो सिर्फ और सिर्फ यही एंगल गिवन था, तो 30 डिग्री इज द आंसर। देखिए 13th क्वेश्चन जो है ये हमारे पास में गिवन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन XY से लेकर के X डैश Y डैश, ठीक है। X डैश जो है इसकी वैल्यू हमारे पास में गिवन है, Y डैश की वैल्यू गिवन है, और हमें फाइंड आउट करना था व्हाट इज द एरिया एलिमेंट, ठीक है, इन दिस। तो यहां पर है X डैश की वैल्यू 2x प्लस में 3y, और इसकी वैल्यू हमारे पास में गिवन है -3x प्लस में 2y। सो ऑब्वियसली जैकोबियन से बेस्ड क्वेश्चन है, एरिया एलिमेंट में तो वही रिलेट करता है, हमें पता है ये चीज। सो यहां पर जो एरिया एलिमेंट हो जाएगा ये हो जाएगा dx डैश dy डैश, दिस इज इक्वल टू जैकोबियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट dx dy, ठीक है। जैकोबियन मैट्रिक्स से जो है ये हमारे पास में हो जाएगी डेल x डैश बाय डेल x, ठीक है, डेल x डैश बाय डेल y, डेल y डैश बाय डेल x और डेल y डैश डिवाइडेड बाय डेल y, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गई है डेल x डैश बाय डेल x, तो आ जाएगा 2
ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 2, दैट मीन्स 4 प्लस में 9, दैट मीन्स 13. सो dx डैश dy डैश दिस इज इक्वल टू 13 dx dy. देखिए 14th क्वेश्चन, ये इजी था, ये आइगन वैल्यूज से बेस्ड क्वेश्चन है, हर साल आता है इस पर भी, ठीक है. एक 2 into 2 मैट्रिक्स हमारे पास में गिवन था, आइगन वैल्यूज जो है वो आपसे पूछा गया था, गिवन था कि जो ट्रेस है ना वो है उस मैट्रिक्स का 6 और डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास में गिवन है 8. ठीक है, तो यहाँ पर गिवन है, देखिए आपको पता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज जो होता है वो ट्रेस के इक्वल होता है और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है. इसलिए λ1 प्लस λ2 की वैल्यू 6 है और λ1 डॉट λ2 की वैल्यू यहाँ पर 8 है. कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे वहां पर. ठीक है, तो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर हो सकता है 2 and 4. ठीक है, देखिए 15th क्वेश्चन जो है इसमें हमारे पास में गिवन है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स से क्वेश्चन था ये, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ईच सेल. ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना था बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए. कोई क्रिस्टल गिवन था, शायद मेरे हिसाब से लिथियम था. ठीक है, बता रहे हैं स्टूडेंट्स लिथियम था. तो बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए हमें फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ईच सेल. अगर लेटेस्ट कांस्टेंट ऑब्वियसली ए होगा तो वॉल्यूम हो जाएगा ईच सेल का A³. ठीक है, अब यहाँ पर ये है अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए बीसीसी है तो 8 तो कॉर्नर्स पर होंगे, तो इफेक्टिव कितने हो जाएंगे 8 × 1/8 प्लस में 1 आएगा यहाँ पर, बॉडी सेंटर्ड है तो सेंटर पर आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 × 1, दैट मीन्स 2 यहाँ पर आ जाएगा. सो आंसर बिकम्स 2 डिवाइडेड बाय A³. ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ही एक क्वेश्चन जो बेस्ड था वो मुझे याद नहीं है. ठीक है, पर कुछ स्टूडेंट्स बताने लग रहे हैं वो ब्रैग्स लॉ और मिलर इंडिसेस बताना था उसमें. ठीक है, उससे बेस्ड क्वेश्चन था. तो 2d sin थीटा दिस इज इक्वल टू n लैम्डा, और यहाँ पर d की जो वैल्यू है क्यूबिक क्रिस्टल्स के केस में वो होती है यहाँ पर a डिवाइडेड बाय √h² प्लस k² प्लस l². मिलर इंडिसेस हो सकता है आपको गिवन हो उस क्वेश्चन में. ठीक है, और शायद मेरे हिसाब से n की वैल्यू आपने बताना था. ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दैट स्पेक्ट्रा. देखिए 16th क्वेश्चन जो है ना, इसमें हमारे पास में गिवन था कि एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन जो है ना वो 0 होता है. इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए क्या कंडीशन है ये हमें बताना था. ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे. वर्क डन का फॉर्मूला होता है P1 V1 माइनस में P2 V2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा दिस इज इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट P1 V1 दिस इज इक्वल टू P2. ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास में मैच कर जाएगा. MCQ था. ठीक है, यहां पर गामा से मल्टीप्लाई कर रखा था, गामा -1 से मल्टीप्लाई कर रखा था, तो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें से मैच नहीं करेगा. P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 सिंपली, अगर आपको वर्क डन जो है फॉर्मूला याद है फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस. ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास में थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, ठीक है, उससे बेस्ड हमारे पास में क्वेश्चन था. पीवी ग्राफ हमारे पास में गिवन था. पीवी ग्राफ को 2 पॉइंट्स इसने कंसीडर किए, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी. 2 पाथ इसने चूज किए. ठीक है, सिस्टम में जाने के लिए एक पाथ नंबर 1 है, एक पाथ नंबर 2 है. पाथ 1 के लिए हमारे पास में कुछ डाटा गिवन था और पाथ 2 के लिए हमारे पास में कुछ डाटा गिवन था. ठीक है, क्या क्या गिवन था, देखिए इसमें वर्क डन की वैल्यू हमारे पास में गिवन था, वर्क डन dW. ठीक है, दैट मीन्स W फाइनल माइनस W इनिशियल. ठीक है, WB माइनस WA, इसकी वैल्यू हमारे पास में गिवन था 30 जूल. ठीक है, और जो हीट ट्रांसफर है DQ ये हमारे पास में गिवन था 50 जूल. इसमें हमारे पास में गिवन था DQ की वैल्यू 30 जूल्स और हमें बताना था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DW, ये हमें बताना था. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए अगर फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW. ठीक है, ये होता है DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW. तो DU जो है ना वो यहां से निकालिए फॉर फर्स्ट पाथ. ठीक है, तो DU की वैल्यू हो जाएगी DQ माइनस में DW, दैट मीन्स 50 माइनस 30 दैट मीन्स 20 जूल. तो अब सेकंड वाले केस के लिए DU की वैल्यू तो सेम रहनी है. ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा DW की वैल्यू DQ माइनस में DU हो जाएगा. DQ की वैल्यू गिवन है 30 जूल माइनस में DU की वैल्यू हमारे पास में गिवन है 20 जूल्स, दैट मीन्स आंसर इज 10 जूल्स. ठीक, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है ना इनका डाटा हमारे पास में इनकम्प्लीट है तो हम बता नहीं सकते इसका आंसर क्या होगा, लेकिन क्वेश्चंस के जो टाइप्स हैं वो हमें पता है. जैसे एक टाइप था ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एनर्जी डेंसिटी कुछ गिवन था, टेम्परेचर हमारे पास में T गिवन था, और नेक्स्ट जो है एनर्जी डेंसिटी U/256 हो जाता है, तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो T/2 हो जाता है. तो एमिसिविटी आपसे पूछा गया था दैट ब्लैक बॉडी. ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है कि एनर्जी डेंसिटी जो होता है बाय स्टीफन्स लॉ कितना होता है, सिग्मा E(AT⁴). स्टीफन कांस्टेंट. ठीक है, एमिसिविटी, एरिया एंड दिस इज द टेम्परेचर. ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा U की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप देख लीजिएगा यहां से. ठीक है, U की वैल्यू हो जाएगी U डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T⁴. ठीक है,
और एमएससीवीटी भी ऑब्वियसली अगर इसकी गिवन होगी ई कुछ E1 तो इसकी अगर E2 गिवन होगी तो इस वाले फॉर्मूले से निकल जाएगी इसकी, ठीक है। एक क्वेश्चन गिवन था कि हमारे पास में एक फंक्शन जो है ना वो गिवन था, कंजर्वेटिव फोर्स जो है हमारे पास में गिवन था, इट्स वैल्यू इज समथिंग 3x i कैप प्लस में सम फंक्शन x y, ठीक है, j कैप, ये हमारे पास में गिवन था। और x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की जो वैल्यू है ना, दैट मीन्स जो फोर्स फैक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास में गिवन था, इट इज 8। तो हमारे पास में fxy इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल है, आप xy इज इक्वल टू 0 जो है रख के देख लीजिए, जो ऑप्शंस में 8 आने लग रहा है वो ऑप्शंस आप चूज कर लीजिए। अब मान लो दो ऑप्शंस में मैच कर गया, तो दो ऑप्शंस में मैच करेगा तो एक और कंडीशन लगाइए कि हम जानते हैं कंजर्वेटिव के लिए डेल क्रॉस f की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ये कंडीशन लगा के चेक कर लीजिए, ठीक है। तो उनमें से आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन मैच करेगा, दैट वाज द आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन जो था ये हमारे पास में क्यूब से रिलेटेड था, ठीक है, क्यूब जो है उससे रिलेटेड था, जिसमें आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना वो गिवन था, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 4y स्क्वायर जे कैप इस तरीके से गिवन था, और क्यूब का जो एक पॉइंट है ना वो ओरिजिन पर था, ठीक है। और क्यूब का कितना साइज था ये हमें जो है पता नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि डाटा इनएक्यूरेट है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? चार्ज आपने फाइंड आउट करना था, ठीक है, चार्ज आपने फाइंड आउट करना था। तो हम जानते हैं पॉइसन इक्वेशन से डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, क्योंकि बॉडी 3 डायमेंशनल इसलिए रो मैंने यूज किया है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है, 3 डायमेंशन है। और रो जो है इसकी वैल्यू जैसे आपको यहाँ से मिल जाती है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो गिवन है, तो एप्सिलॉन नॉट के टर्म में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर रो मिल जाएगा। तो रो से जो है आप निकाल सकते हैं क्यू की वैल्यू, क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन होता है रो डी वी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालें यहाँ से वैल्यू, ठीक है। बच्चे कहने लग रहे थे इसकी वैल्यू जो है ना 7 अपसाइलेंट के शायद कुछ ऐसा आने लगा था, 7 कुछ, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से एक क्वेश्चन जो था वो हमारे पास में बिल्कुल सिंपल था कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप जो है मैक्सवेल इक्वेशन पे जाइए। मैक्सवेल इक्वेशन पे डेल क्रॉस ई दिस इज इक्वल टू माइनस का डेल बी बाई डेल टी, ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन का यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कुछ और भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।